बेटा मेरी मदद कर दो, बस एक बार बेटा। एक 50 साल की औरत अपने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए बोल रही थी। उसके सामने करीब 24 साल की लड़की जो अपने फोन में बिजी थी, बोली, अरे आंटी, पिछली बार ही मैंने बताया था, आपका बेटा बहू बिल्कुल ठीक है, हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और अब आपको क्या चाहिए, क्यों जाना है आपको उस घर में। वो औरत अपने आंसू साफ करते हुए बोली, बेटा मुझे बस एक बार अपने पति को देखना है। मैं अपने बच्चों को तो देख लेती हूँ पर अपने पति को नहीं देख पाती हूँ। उनकी तबीयत खराब है, कुछ दिनों से वो घर से बाहर नहीं आते और मैं घर ले अंदर नहीं जा सकती, मेरी मदद कर दो बेटा। आंटी, उस लड़की ने कहा ही था कि एक नर्स आकर बोली, मैडम एक विप केस आया है, हेड सर आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं। वो लड़की आराम से चेयर से उठकर अपना कोट पहन अंडाई लेते हुए बोली, आंटी मैं कल कुछ करती हूँ इस पर, अभी मुझे जाना होगा। बोलते हुए वो लड़की अपने केबिन से निकल गई। उसके जाते ही वो औरत एक धुआं होकर गायब हो गई। वो लड़की हेड सर के केबिन के दरवाजे को खोल अंदर जाते हुए बोली, मैं अंदर आ रही हूँ सर। अंदर एक 55-56 साल का आदमी जो लैपटॉप पर कुछ देख रहा था, उस लड़की के अंदर आने की आवाज सुन उन्होंने जल्दी से लैपटॉप को बंद दिया। वो चीढ़ कर बोले, क्या तुम कभी भी डोर नॉक करके नहीं आ सकती। वो लड़की चेयर पर बैठती हुई शरारती मुस्कान लिए बोली, क्यों, क्या आप फिर से वैसी वाली फिल्म देख रहे थे क्या? कितनी बार कहा है मैंने आपसे, आप अब शादी कर ही लो यार, और कब तक लोगों के नजरों में भर्मचारी बनकर रहोगे? अभी आपकी उम्र ही क्या है, मस्त गबरू जवान तो लगते हो। हाँ बस सिर पर बाल थोड़े कम है, पर कोई बात नहीं, पैसों से इंसान के सारे ऐब छिप जाया करते हैं। उसकी बात सुन वहां खड़ी नर्स को हंसने लगी। हेड सर ने उसे घूर कर देखा तो वो बेचारी अपनी हंसी कंट्रोल कर चुप से खड़ी हो गई। हेड सर एक नज़र उस नर्स को घूर कर उस लड़की से बोले, मैं वैसी कोई फिल्में नहीं देखा करता हूँ और न ही मुझे कोई शादी वादी करनी है। अभी एक बहुत बड़ा केस आ रहा है। शिवम भत्रा का नाम सुना है तुमने? वो हमारे हॉस्पिटल का ट्रस्टी भी है, उसे गोली लगी है और वो यही आ रहा है। तुम यहाँ की बेस्ट डॉक्टर हो, जल्द से जल्द ठीक कर यहाँ से भेजो उसे। और एक बात, वो बहुत घमंडी इंसान है, उससे जरा तमीज से बात करना। तुम समझ में आ रहा है ना तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ? वो लड़की चिया पर लेफ्ट राइट घूमते हुए अपने फोन पर गेम खेलते हुए बोली, हाँ समझ गई मैं, आप यही बोल रहे हो ना कि उसे जिंदा करके जल्दी से दफा करना है, हो जाएगा। हेड सर उस लड़की को समझाते हुए बोले, देखो तुम्हें बस उसका ट्रीटमेंट करना है और कुछ नहीं। वो थोड़ा अड़ियल है पर तुम प्लीज उसकी बातों पर गुस्सा होकर उससे लड़ाई मत करना। वो लड़की चेयर से उठ बाहर जाते हुए बोली, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसे अपना ट्रीटमेंट करवाना है या कुछ और। हेड सर नर्स से बोले, जाओ तुम भी उसके साथ, यहाँ खड़ी क्यों हो? नर्स उनकी डांट सुन जल्दी से वहां से भाग गई। हेड सर उन्हें जाता देख अपना सिर पकड़ कर बोले, हे भगवान, बस ये लड़की उसे भी न सुधारने लगे, सब संभाल लेना ऊपर वाले। वो लड़की और नर्स साथ में और के तरफ जा रहे थे। वो लड़की नर्स को नर्वस देख बोली, क्या हो गया तुम्हें? पहली बार तो तुम मेरे साथ किसी को ऑपरेट करने जा नहीं रही हो, तो फिर इतना नर्वस क्यों हो रही हो? नर्स बोली, मैडम वो जो सर आए हैं ना, मैंने सुना है वो बहुत गुस्सल है, उनके सामने जो भी गलती करता है वो फिर दोबारा कभी किसी को नहीं दिखता है। वो लड़की उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। वो उससे मास्क और गाल्व्स लेकर पहनते हुए और के पास पहुंची तो देखा और के बाहर कई सारे काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड खड़े थे। वो उन्हें देख धीरे से फुसफुसाई, ये अमीर लोग और इनके चोंचले, अब क्या ये लोग भी उसका ऑपरेशन करेंगे कि यही भीड़ लगाकर खड़े हैं? वो और के अंदर जाने को हुई कि बाहर खड़े एक बॉडीगार्ड ने उसे रोककर बोला, शिखा शर्मा, हमारे बॉस को ऑपरेट सिर्फ शिखा शर्मा ही करेगी। वो लड़की एक हाथ से अपना मास्क हटा दूसरे हाथ से अपना कार्ड दिखाते हुए बोली, देखो देख लो मैं ही हूँ। वो बॉडीगार्ड और वहां खड़े सभी बॉडीगार्ड उस लड़की को देख एक पल को फ्रिज हो उसे ही देखते रह गए। शिखा अपना मास्क वापस पहनते हुए बोली, मुझे देखना हो गया हो तो अब मैं जाऊं अंदर, वरना कहीं तुम लोगों के बॉस को कुछ गया तो। शिखा की बात सुन वो बॉडीगार्ड जल्दी से साइड हो उसे रास्ता देते हुए बोला, हाँ आप जा सकते हैं, जाइए प्लीज। वो लड़की और नर्स दोनों और के अंदर चले गए।
अंदर जाकर शिखा अपना ग्लव्स ठीक करते हुए बोली, इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दो। नस जाती उससे पहले एक आवाज आई, मैं होश में ही हूँ, मुझे इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जल्दी से ट्रीटमेंट करो, मेरे पास टाइम नहीं है। दोनों ने सामने देखा तो ऑपरेशन बेड पर एक करीब 30 साल का लड़का बैठा हुआ था। गेहुआ रंग, हाइट 6.2 इंच, काले बाल जो बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर ही दुनिया भर का घमंड दिख रहा था। पर हाँ, उसका अपने लुक पर घमंड करना गलत नहीं था। वो था ही इतना हैंडसम, हॉट और चार्मिंग कि कोई उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। शिखा उसे एक नज़र देख अपना गाल ठीक करते हुए बोली, आई एम शिवम बटर। वो लड़का यानी शिवम बोला, यस आई एम शिवम बटर। शिवम के कपड़ों पर खून के धब्बे लगे थे। उसके राइट कंधे से गोली छूकर निकली थी। शिखा बोली, ठीक है, पर ट्रीटमेंट के दौरान मुझे डिस्टर्ब मत करना। शिवम बोला, मैं नहीं करूँगा, तुम जल्दी से मेरा ट्रीटमेंट करो, मुझे जल्दी जाना है। शिखा को उसकी इस तरह की बातों से गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्सा को कंट्रोल कर उसके तरफ जाते हुए नस से बोली, इनका शर्ट उतारो। पर नस को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया था, वो खड़े होकर एक टक शिवम को ताड़ने में लगी थी। नस को अपनी जगह खड़ा देख शिखा ने उसका नाम जोर से पुकारा, निधि। अपना नाम सुन निधि होश में आई और जल्दी से बोली, हाँ हाँ मैडम, आपने कुछ कहा। शिखा उसे घूरकर शिवम को सुनाते हुए बोली, थोड़ा कष्ट दीजिए अपने हाथों को, तुमने सुना नहीं क्या, इन्हें जल्दी जाना है, इनका शर्ट उतारो जल्दी। शिवम शिखा की बात सुन उसकी तरफ देखा तो उसे सिर्फ शिखा का साइड चेहरा दिखा, जिस पर भी मास्क लगा हुआ था। वो उसे घूरकर कुछ नहीं बोला। निधि जल्दी से शिवम के पास गई तो शिवम उसे रोक उसे घूरते हुए बोला, तुम रहने दो, मैं खुद अपना शर्ट उतार लूंगा। निधि बेचारी उसकी रौबदार आवाज सुन डर गई। शिखा निधि से बोली, तुम जाओ, ये खुद कर लेंगे। निधि शिखा की बात सुन पलक झपकते वहां से गायब हो गई। शिखा शिवम को देखकर बोली, जितनी जल्दी आप अपना शर्ट उतारोगे, उतनी जल्दी मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाऊंगी। ब्लड बहुत बढ़ रहा है, कहीं आप बेहोश न हो जाओ, गोली लगी है न आपको। शिवम को उसकी बातों की टोन सुन गुस्सा आने लगा था। वो उसे घूरकर बोला, गोली लगी नहीं है, बस छूकर निकली है। अपनी बात खत्म कर वो अपना शर्ट उतारने की कोशिश करने लगा, पर कंधे से गोली छूकर निकलने के कारण वो अपना शर्ट उतार नहीं पा रहा था। शिखा अपनी जगह खड़े होकर अपने हाथ बांधे आराम से उसे देख रही थी। काफी देर स्ट्रगल करने पर भी जब शिवम से अपनी शर्ट नहीं खुली तो मजबूरन अपनी ईगो को साइड रख वो बोला, मिस शिखा, मेरी शर्ट उतार दो। मिस शिखा अपने तरफ उंगली दिखाकर बोली, मैं उतारूं आपकी शर्ट? शिवम, यहाँ कोई और भी है क्या जिसे मैं बोलूंगा? शिवम की बात सुन शिखा एक कोने में देखा जहाँ एक परछाई थी। वो उस परछाई को एक नज़र देख शिवम को घूर कर उसके पास गई और उसके शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने लगी। शिवम ने अभी तक शिखा पर गौर नहीं किया, पर अब जब शिखा उसके पास खड़ी, उसके ऊपर थोड़ा झुकी हुई थी तो न जाने क्यों उसे इस लड़की के मास्क के पीछे के चेहरे को देखने का मन होने लगा। शिखा ने जब शर्ट के सारे बटन खोल दिए तो उसके सामने शिवम का परफेक्ट सिक्स पैक वाली बॉडी थी। उसने अपनी पलकें उठाकर शिवम को देखा तो शिखा की समुंदर जैसी नीली, गहरी, खूबसूरत आंखें शिवम के रात के अंधेरे जैसी गहरी काली आंखों से जा मिली। दोनों की आंखें दोनों को अट्रैक्ट कर रही थी। दोनों के आंखों में कुछ ऐसी बात थी जो दोनों को एक दूसरे को देखने को मजबूर कर रही थी। साइड में रखा टेबल से जब कैची नीचे गिरी तब उसकी आवाज सुन दोनों ने अपनी नजरें एक दूसरे से हटाए। शिखा ने एक बार फिर कोने में खड़े परछाई को देखा। वहां अंधेरा होने के कारण उस परछाई का चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं पड़ रहा था। शिखा ने अपनी नजरें उससे हटा ली। उसने अपनी आंखें नीचे कर शिवम के शर्ट को उतार कर देखा तो पाया उसके बॉडी पर और भी चोटें मौजूद थी। शिखा कॉटन से उसके खून को साफ करने लगी। शिवम अभी उसे गौर से देख रहा था। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है न? चेहरा देखने का मन कर रहा हो तो बोल सकते हो। मुझे अपना मास्क हटाकर अपना खूबसूरत चेहरा दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिखा ने उसे बिना देखे कहा। उसकी बात सुन शिवम अपनी नजरें उस पर हटाकर बोला,
ऐसा नहीं है, मैं क्यों देखूंगा तुम्हारा चेहरा, उतनी भी खूबसूरत नहीं हो तुम। शिखा के हाथ उसकी बात सुन रुक गए। वो एक नज़र उसे देख फिर अपना काम करते हुए बोली, डॉक्टर समीर कौशल पूरी इंडिया के बेस्ट आंखों के डॉक्टर है, सुना है अभी वो मुंबई में ही है। शिवम को उसकी बात समझ नहीं आई। वो कंफ्यूज होकर बोला, तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों बता रही हो उसके बारे में। शिखा खून पोंछते हुए बोली, ताकि जब यहाँ से वापस मुंबई जाओ तो उनके पास चले जाना और अपनी आंखों का अच्छे से इलाज करा लेना। शिवम को उसकी बात पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक किसी ने उससे इस तरह से बात नहीं की थी, पर उसने उससे कुछ नहीं कहा। वही कोने में खड़े परछाई के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शिवम की चोट साफ करने में शिखा शिवम के और करीब आ गई थी, पर वो अपने काम में कुछ इस कदर डूबी हुई थी कि उसे इस बात का कोई एहसास ही नहीं था। पर हमेशा रफ एंड टफ रहने वाले शिवम की हालत कुछ ठीक नहीं थी। शिखा के इतने पास होने से उसकी गर्म सांसें शिवम को अपने गले पर महसूस हो रही थी, जो उसे बहुत बेचैन कर रहा था। शिखा उसके चोट पर दवाई लगाते हुए बोली, दर्द नहीं हो रहा क्या, आयरन मैन लगते हो। शिवम उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, हो रहा है दर्द, पर यहाँ नहीं। शिखा उसे देख पूछी, यहाँ नहीं हो रहा तो कहाँ हो रहा है, इससे ज्यादा भी कहीं चोट लगी है क्या। शिवम अपने मन में बोला, चोट तो नहीं लगी है, पर पता नहीं क्यों तुम्हारी आंखें देख दिल में दर्द सा महसूस हो रहा है। शिखा उसे अपनी सोच में गुम देख बोली, क्या हुआ, कहीं और भी अगर चोट लगी है तो बोलो, मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे कैसा शर्माना। शिवम अपना एक हाथ से अपने सिर को दबाते हुए बोला, सिर में दर्द हो रहा है मुझे, तुम्हारी सस्ती परफ्यूम की स्मेल से। शिखा उसे खा जाने वाले नजरों से घूरते हुए बोली, मेरी परफ्यूम से सिर दर्द हो रहा है तुम्हें, आंखों के साथ अपने दिमाग का भी इलाज करवा लेना, वरना तुम्हारी जैसी कोई बेवकूफ लड़की ही मिलेगी तुम्हें। शिवम उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच कर बोला, क्या कहा तुमने, मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हें शायद पता नहीं है तुम किसके सामने क्या बोल रही हो। शिखा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे अच्छे से पता है मिस्टर शिवम भत्रा कि आप कौन हो और मैं क्या बोल रही हूँ, पर गलती आपकी नहीं है। किसी भी बेवकूफ़ को ये मालूम नहीं होता है कि वो बेवकूफ़ हैं, और अगर मालूम हो भी तब भी वो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि वो एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हैं। शिवम उसकी कलाई में अपनी पकड़ मजबूत कर दांत पिसते हुए बोला, तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा क्योंकि मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, है न। शिखा बोली, पहली बात, मैं खूबसूरत हूँ या नहीं ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। इतने अमीर होकर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी लड़की से कैसे बात की जाती है। और वैसे भी मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया है, ये हॉस्पिटल है और मैं यहाँ की डॉक्टर हूँ, तो मुझसे दवाइयों की स्मेल आती होगी, न कि किसी परफ्यूम की। अब मेरा हाथ छोड़ो। शिवम ने उसकी बात सुन उसकी कलाई को छोड़ दिया। शिखा फिर से उसका ट्रीटमेंट करने लगी। इस बार शिवम ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा बंद होने की आवाज आई तब शिवम ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि शिखा जा चुकी है। वो खुद से बोला, क्या लड़की है, जाने से पहले कुछ बोली भी नहीं। उसकी नज़र अपने बगल में रखे दवाई पर गई, जिसे देख उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। शिवम ने दवाइयाँ खाकर अपनी आंखें बंद कर ली। दवाइयों के कारण उसे नींद आ गई और वो सो गया। करीब 3 घंटे बाद उसे जगाते हुए एक नर्स बोली, सर सर प्लीज उठिए सर। आवाज सुन शिवम ने अपनी आंखें खोल उसे देखा तो वो नर्स फिर बोली, सर ये और है, आप यहाँ आराम नहीं कर सकते हैं, आपके लिए विप वार्ड रेडी कर दिया गया है, आप प्लीज इनके साथ जाइए, ये आपको आपके वार्ड तक ले जाएगा। नर्स ने एक वार्ड बॉय के तरफ इशारा करते हुए कहा। शिवम ने अपनी आंखें बंद कर बिना कोई जवाब दिए लेटा रहा। वहाँ खड़ी नर्स और वार्ड बॉय को उसका बिहेव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो लोग कुछ बोलते तब तक गेट खुलने की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़का जिसकी उम्र यही कोई 25/26 की होगी, वो अंदर आकर बोला, सर अब आप ठीक है। शिवम अपनी आंखें बंद किए लेटे हुए ही बोला, रोहन इन्हें बाहर लेकर जाओ और मिस शिखा शर्मा को अंदर भेजो। वो नर्स बोली, सर मैडम घर जा चुकी है, अब वो कल ही आएगी, आप प्लीज यहाँ से चलिए। शिवम रूड टोन में बोला, ठीक है तो मैं भी कल ही यहाँ से जाऊंगा, अब तुम लोग भी यहाँ से जाओ, मुझे आराम करना है।
उसकी बात सुन किसी से कुछ और बोला नहीं गया और सब हार मानकर सब बाहर आ गए। रोहन एक नज़र शिवम को देख अपने मन में बोला, सर को कहीं उनके दिमाग में कोई चोट वोट तो नहीं लग गई है, ये किसी लड़की के बारे में पूछ रहे थे या फिर मैंने ही कुछ गलत सुन लिया। वो अपना सर हिलाते हुए बाहर आकर बैठ गया। सबके जाने के बाद शिवम ने अपनी आंखें खोली और अपनी हाथों की पट्टी को देख मुस्कुराकर फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ये सब कोने में खड़ी परछाई देख रहा था। वो सोए हुए शिवम के पास आकर कुछ देर उसे देख धुआं होकर गायब हो गया। इधर हेड सर किसी सोच में गुम थे। उनके हाथ में एक एल्बम था जिसमें कई सारे लोगों की तस्वीर थी। एक तस्वीर में एक औरत, एक बच्चे और एक आदमी के साथ मुस्कुराते हुए थे, तो वही दूसरे तस्वीर में 2 आमदी, 2 औरत और 3 बच्चे थे। वो किसी की पूरी फैमिली फोटो थी। एक और तस्वीर थी जिसमें 2 आदमी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे किसी बात पर खुलकर हंस रहे थे। हेड सर उत्तराखंड की कड़ाके की ठंड में भी खिड़की खोल उसके पास खड़े आसमान में छाए काले बादल को देख रहे थे। वो कुछ याद कर खुद से बोले, कहाँ हो तुम और कितना इंतजार करूं मैं। वो मेरे इतने पास है पर मैं उससे मिलना तो दूर उसे देख भी नहीं सकता हूँ। मेरी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं संभाल सका मैं, कुछ भी नहीं। इसी के साथ उनके आंखों से आंसू की कुछ बूंदें गिर गए। उनके ठीक बगल में वही परछाई खड़ी थी जो थोड़ी देर पहले शिवम के पास थी। वो परछाई हेड सर की सारी बातें सुन रही थी। डोर नॉक की आवाज सुन हेड सर अपने आंसू साफ कर एल्बम को जल्दी से टेबल के ड्रॉ में रख खुद को नॉर्मल कर बोले, कम इन। उनके बोलते ही एक नर्स जल्दी से अंदर आकर बोली, सर ब्रिज पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। उसमें करीब 15/20 लोग हैं। हेल्पलाइन वाले उन्हें यहाँ लेकर आ रहे हैं। हेड सर अपनी चेयर से उठकर अपना कोट पहनते हुए बोले, सारे डॉक्टर को अलर्ट कर दो और दोनों और को रेडी रखो, किसी को भी अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। वो नर्स बोली, सर वो एक में शिवम भत्रा है, वो उसे खाली करने को मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि जब शिखा मैडम आएगी वो तभी और को खाली करेंगे। हेड सर कुछ पल रुककर बोले, शिखा को कॉल करो, उसकी जरूरत अभी पूरे हॉस्पिटल को भी पड़ने वाली है। शिवम अपनी आंखें बंद किए लेटा था, तभी कोई दरवाजा खोल अंदर आया। शिवम वैसे ही आंखें बंद किए बोला, मैंने कहा न मुझे यही आराम करना है, मैं इसके ज्यादा पैसे दे दूंगा। तभी उसके कानों में किसी की गुस्से वाली आवाज गई, उठो यहाँ से जल्दी, तुम किसी की जान अपने पैसों से नहीं बचा सकते, जल्दी निकलो बाहर। शिवम ने शिखा की आवाज सुन जल्दी से अपनी आंखें खोली। शिखा के चेहरे पर अभी भी मास्क था। शिवम उसे देखते हुए अपने मन में बोला, मैं कब इसका चेहरा देख पाऊंगा, ये मास्क क्यों नहीं हटाती। वो अपनी सोच में गुम था, तभी उसे अपने हाथ पर किसी के नर्म मुलायम हाथ फिल हुए। उसने देखा कि शिखा ने उसके हाथ पकड़ उसे खींचकर बेड से उठा दिया था। वो उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगी। रोहन जो बाहर खड़ा था वो शिवम को खींचा चले जाते देख जल्दी से उसके पास जाकर बोला, सर। वो कुछ और बोल पाता उससे पहले एक चटाक की आवाज वहां मौजूद सबके कानों में गई। शिखा ने उसे एक खींचकर उसके गालों पर चिपका दिया था। वो शिवम का हाथ रोहन के हाथ में देकर गुस्से से तमते हुए बोली, तुम जो कोई भी हो अपने सर को पकड़ो और निकालो यहाँ से, वरना दोनों को चलने लायक नहीं छोड़ूंगी। शिखा अपनी बात खत्म कर वहां से चली गई। वही रोहन बेचारा अपने गाल पर हाथ रख समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे थप्पड़ किस बात पर पड़ी है। शिवम भी अपना मुंह खोले शिखा को जाता देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि शिखा वायलेंस मूड में क्यों है, जबकि सुबह तो वो किसी प्रोफेशनल की तरह आराम से बात कर रही थी, तो अभी मारपीट पर क्यों उतर गई है। दोनों अपने सोच में गुम वही खड़े थे। नज उन्हें ऐसे खड़े देख बोली, सर आप दोनों प्लीज अब यहाँ से जाए, अगर मैडम दोबारा आ गई तो आप लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा उनसे। नस की बात सुन दोनों अपनी सोच से बाहर आए और आगे बढ़ गए। तभी दोनों को महसूस हुआ कि उनके हाथ किसी ने पकड़ रखे हैं। उन दोनों ने एक साथ अपने हाथ को देखा, जिससे दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ रखा था। फिर एक दूसरे के चेहरे को अजीब तरह से देखा। उनके पीछे नज और वार्ड बॉय उन्हें देख हंसने लगे। उनकी हंसने की आवाज सुन दोनों ने जल्दी से एक दूसरे के हाथ को छोड़ दिया। वार्ड बॉय उनसे थोड़ा आगे बढ़कर बोला, सर मेरे साथ आइए।
दोनों खुद को नॉर्मल कर उसके पीछे चले गए। वार्ड उन्हें रेस्ट रूम में ले गया। वहां और भी कई लोग पहले से मौजूद थे, जिन्हें देख शिवम बोला, मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए, मैं इन सब के साथ नहीं रहूंगा। वार्ड बॉय बोला, सर हमारे पास अभी कोई प्राइवेट रूम खाली नहीं है, सब में पेशेंट है, आप बस आज रात के लिए यही एडजस्ट कर लीजिए। शिवम रोहन को देखकर बोला, इस हॉस्पिटल के हेड को लेकर आओ और मेरे सारे बॉडीगार्ड कहाँ है। रोहन ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता उससे पहले एक आवाज आई, हेड सर तुम्हारे तरफ फ्री नहीं है, जो तुम्हारे बुलाने पर आ जाएंगे, उनके पास अभी और भी बहुत काम है, बाद में मिल लेना उनसे। और तुम्हारे सारे बॉडीगार्ड हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। मना तुम्हारी आंखें खराब है, पर तुम इतना तो देख ही सकते हो कि ये हॉस्पिटल कितना छोटा है, ऐसे में तुम्हारे वो काले बैल सबका दिमाग खराब कर रहे थे। अगर तुम्हें यहाँ सबके साथ रहने में प्रॉब्लम है तो यहाँ रुके क्यों हो, निकलो यहाँ से, उत्तराखंड में और भी कई सारे हॉस्पिटल है। शिवम उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, चला जाऊंगा पर ऐसे नहीं, और अभी तो बिल्कुल नहीं। रोहन को उसकी बात सुन जोर का झटका बहुत जोर से लगा। वो अपना मुंह खोले शिवम को देखते हुए अपने मन में बोला, मुंबई जाकर पक्का मुझे इनका किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ेगा, ये मेरे सर हो ही नहीं सकते। इन्होंने इतना कुछ कह दिया और ये अभी भी इतने आराम से प्यार से इससे बात कर रहे हैं। ओह गॉड, ये दिन भी कभी मेरी जिंदगी में आएगा, मैंने सोचा नहीं था कभी। शिखा को किसी ने आवाज दिया तो वो शिवम को घूरते हुए चली गई। शिवम भी कोई नखरा दिखाए जाकर आराम से बेड पर लेट गया। पास वाले बेड पर के मरीज ने नर्स से कहा, सिस्टर मैडम तो घर चली गई थी न, उनकी ड्यूटी हॉर्स तो खत्म हो गई थी, फिर ये अभी यहाँ कैसे। नर्स मुस्कुराते हुए बोली, यही तो काश बात है शिखा मैडम की, उन्हें अपने काम से बहुत प्यार है, वो सिर्फ यही की नहीं पूरे उत्तराखंड की बेस्ट डॉक्टर है, जब भी इमरजेंसी होती है मैडम एक कॉल करते ही आ जाती हैं। उनकी बात सुन उसके साथ खड़ा वार्ड बॉय बोला, पर मैडम तो पैसों के लिए एक्स्ट्रा काम करती हैं न, मैंने सुना है उन्हें पैसों से बहुत प्यार है। वो नर्स उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, हाँ उन्हें पैसों से बहुत प्यार है, पर वो सिर्फ पैसों के लिए ही सब नहीं करती है। हेड सर उनके काम के पैसे उन्हें देते हैं, जिसे देख सब उनसे जलते हैं। अब तुम यहाँ बकवास मत करो, चलो बाहर बहुत काम है। दोनों बाहर चले गए, पर शिवम के दिमाग के साथ उसके दिल पर भी कुछ सवाल छोड़ गए। वो रोहन से बोला, रोहन मिस शिखा शर्मा के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रोहन को फिर से एक झटका लगा कि उसके घमंडी बॉस किसी लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यूज बोल रहे थे, पर उसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे इसका कारण पूछ सके। वो अपने फोन में कुछ देखकर बोला, ओके सर, और उनका एड्रेस हमें मिल गया है, आप कहे तो हम अपने बॉडीगार्ड भेजकर उन्हें मंगवा लें। उसकी बात सुन शिवम की नसें गुस्से से तन गई। वो बोला, नहीं कल मैं खुद जाऊंगा वहां। शिवम ने अपनी बात कही ही थी कि बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। आवाज सुन दोनों बाहर आए तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर कई 15 से 20 मरीज मौजूद थे, जिन्हें बहुत सी चोटें लगी थी। औरतें, आदमी, बच्चे सब थे। सारे डॉक्टर नर्स उन्हें एटेंड कर रहे थे। रोहन सबको देखते हुए बोला, लगता है सर कोई एक्सीडेंट केस है, तभी इतने सारे लोग हैं, पर एक्सीडेंट हुआ कहाँ है और कैसे हुआ। शिवम उसकी बात सुन उसे घूरने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे सब पता है, चलो चटाई बिछाकर आराम से बैठकर कुछ खाते हुए सब डिटेल में बताता हूँ तुम्हें। रोहन उसकी आंखों की बात समझ गया। वो अपना सिर नीचे कर धीरे से बोला, सॉरी सर। शिवम उसे घूरकर वापस सामने देखने लगा। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। बहुत ढूंढने पर भी जब उसे वो नहीं दिखी तो वो अंदर जाने लगा, पर तभी एक आदमी की आवाज सुन वो रुक गया। एक आदमी जिसके हाथ में चाकू था, वो अपना हाथ ऊपर किए बोला, तुम में से रवि कौन है, सामने आओ, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसे लेकर चले जाएंगे। एक डॉक्टर उसे देख उसे समझाते हुए बोला, सर आप प्लीज यहाँ शोर मचाना बंद करें, कई लोग गंभीर हैं, हमें उन सब का ट्रीटमेंट करने दीजिए। वो आदमी उस डॉक्टर का कॉलर पकड़कर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, कहा ना मैंने, मैं रवि को लेकर चला जाऊंगा तो क्यों तू बीच में आकर अपनी मौत को बुला रहा है, चुप से साइड में खड़ा रह, समझा। सारे लोग उसे और उसके आदमी को देख डर गए थे। उन लोगों ने सारे डॉक्टर्स को पेशेंट को ट्रीट करने से रोक दिया था। वो आदमी फिर से सबको देखते हुए बोला,
रवि कौन है, सामने आओ वरना मैं। उसने एक बच्ची को अपने पास खींच उसके गले में चाकू रख बोला, रवि तू जल्दी से सामने आ वरना तेरे वजह से इस मासूम बच्ची की जान जाएगी। वो बच्ची डर की वजह से रोने लगी थी। जब कोई भी सामने नहीं आया तो वो आदमी उस बच्ची के गले में चाकू घुसाने ही वाला था कि उसे रोकते हुए एक लड़का करीब 17-18 साल का सामने आकर डरते हुए बोला, मैं हूँ रवि, प्लीज इस बच्ची को छोड़ दो। वो आदमी मुस्कुराते हुए उस बच्ची को छोड़कर रवि से बोला, तुम रवि हो, तुम तो बच्चे हो। हाँ, आजकल छोटे बच्चे ही खुद को हीरो समझते हैं, तूने ही मेरे भांजे को मारा है ना। रवि इस बार थोड़ी हिम्मत कर बोला, वो सिया को छेड़ रहा था। वो कॉलेज में भी हमेशा लड़कियों को छेड़ते रहता है, आज भी वो बस में यही कर रहा था, मैंने तो बस उसे रोकने की कोशिश की थी। वो आदमी उस पर चिल्लाते हुए बोला, अबे चुप, क्या वो तेरी बहन को छेड़ रहा था कि तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी? देखा नहीं जा रहा था तो बस से उतर जाते। बस में और भी तो कई सारे लोग थे, पर नहीं, तुझे तो हीरो बनना था, क्यों है न? चल मैं तेरी सारी हीरोगिरी निकालता हूँ, देख तेरी वजह से कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई है, तेरे वजह से ही बस का एक्सीडेंट भी हो गया। रवि इस बार गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मेरे वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, सब आपके मांझे की गलती है, मैंने तो बस उसे रोका था, वही मुझसे झगड़ा करने लगा जिससे ड्राइवर का ध्यान हमारी तरफ आ गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। वो आदमी उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारकर बोला, मेरे मांझे पर इल्जाम मत लगा, चल तुझे बताते हैं हम अच्छे से कि किसकी गलती थी। वो आदमी अपने एक आदमी को इशारा कर बोला, इसे और उस लड़की को, दोनों को लेकर आओ, मैं जीजा जी को बोल देता हूँ कि उनका बेटा अब ठीक है और यहाँ की बेस्ट डॉक्टर को मेरे भांजे का इलाज करने को बोलो। वो आदमी अपनी बात खत्म कर अपना फ़ोन पॉकेट से निकाल बाहर चला गया। उसके आदमी रवि और एक लड़की को पकड़कर ले जाने लगे। वो लड़की भी करीब 17-18 साल की ही होगी, रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था, पर वहां मौजूद सारे लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। रोहन सब कुछ देखकर शिवम से बोला, सर क्या हम इनकी हेल्प करें? शिवम ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। रोहन ने अपना फ़ोन निकाला ही था कि वहाँ किसी की मीठी आवाज़ सबको सुनाई दी, क्या हो रहा है यहाँ? शिवम और रोहन ने देखा तो सामने शिखा उन्हें दिखी। शिखा को देख वहाँ के सारे डॉक्टर और नर्स के चेहरे पर स्माइल आ गई। रोहन और शिवम के साथ खड़े में से एक बुजुर्ग आदमी शिखा को देखकर बोले, अब इनका क्या होगा? वही जो मंजूर शिखा होगा, उस बुजुर्ग आदमी के साथ खड़े दूसरे आदमी ने कहा। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराकर सामने देखने लगे। रोहन और शिवम को उनकी बातें कुछ समझ नहीं आई। वो दोनों भी सामने देखने लगे। शिखा रवि को देखकर बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे सिर पर चोट लगी है न? पहले उसकी पट्टी करवा लो, बिल पे कर दो, फिर चले जाना। रवि को जिस आदमी ने पकड़ रखा था वो शिखा की खूबसूरत आंखें देखकर बोला, डॉक्टर साहिबा आप अपना काम करें तो आपके लिए अच्छा होगा, वरना अगर हमारा मूड बदला न तो इनके जगह कहीं तुम्हें न ले जाए हम। उस आदमी की बात सुन शिवम के आंखों में खून उतर आया। उसने अपने हाथों की मुठियां बांध ली। शिखा मास्क के पीछे से मुस्कुराते हुए बोली, कसम से मैं हॉस्पिटल में सिर्फ एक सीधी साधी डॉक्टर बनकर रहना चाहती हूँ, पर आए दिन तुम जैसे कुछ बेवकूफ़ लोग आकर मेरा दिमाग खराब कर देते हो। फिर हेड सर से मुझे बातें सुननी पड़ती हैं, इसलिए अच्छे से कह रही हूँ, इन्हें छोड़ो, ये हमारे हॉस्पिटल में आए हैं, इनका ट्रीटमेंट करने दो, फिर ले जाना जहाँ भी ले जाना चाहो। वो आदमी रवि का हाथ छोड़ शिखा के तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, तुम्हें दूसरे तरीके से समझाना होगा। वो आदमी शिखा का हाथ पकड़ने वाला है। ये देख शिवम जल्दी से आगे बढ़ा, पर उस आदमी की चीख सुन उसके पैर वहीं रुक गए। उस आदमी की चीख सुन सब हैरानी से शिखा को देखने लगते हैं। शिखा ने उस आदमी का हाथ पकड़ उसके पीठ से लगा दिया था, जिससे उस आदमी को बहुत दर्द हो रहा था। शिखा उसका हाथ थोड़ा और टर्न करते हुए बोली, क्यों बे, एक बार में मेरी बात समझ नहीं आई न तेरे को? शिखा ने जब उसका हाथ छोड़ा तो वो अपना हाथ सहराते हुए अपने आदमियों से बोला, मेरा मुंह मत देखो, पकड़ो इस साली को। सारे गुंडे शिखा के तरफ जाने लगे। शिखा उन्हें अपने तरफ आता देख अपना हाथ दिखाते हुए बोली, एक मिनट रुको यार। फिर अपना लेबोरेटरी कोट उतारकर एक नर्स को देखकर बोली, आंटी 5 मिनट के लिए इसे पकड़ना प्लीज।
वो नज उसका कोट पकड़कर साइड में खड़ी हो गई। शिखा उन लोगों को देखकर बोली, हाँ अब आओ, वो क्या है न, मेरे पास एक ही कोट है, अगर ये खराब हो जाता तो मैं कल कैसे आती, बताओ। उसकी बात सुन सारे गुंडे उसे देखने लगे जैसे किसी दूसरे ग्रह के जीव को देख रहे हो। शिखा उनके मन की बात समझते हुए बोली, देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं इसी दुनिया की हूँ, एक आदमी का ऑपरेशन करना है मुझे, इसलिए जल्दी से आओ और जाओ, चलो आओ। शिखा की बात सुन सारे होश में आए और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ गए। वो लोग करीब 7/8 हटे कट्टे लोग थे। शिवम उसकी मदद के लिए आगे आने वाला था, पर अपने सामने चल रहे एक्शन फिल्म को देख उसके पैर अपनी जगह पर ही जम कर रह गए। शिखा अकेली ही उन सभी पर भारी पड़ रही थी। उसके कहने के मुताबिक ही सिर्फ 5 मिनट में सारे लोग फंस पर गिरे दर्द से छटपटा रहे थे। शिखा ने उन सभी लोगों को कुछ इस तरीके से मारा था कि उनके शरीर में से कहीं से भी खून नहीं निकला था, पर हाथ पैर पेट के मसल्स में बहुत दर्द हो रहा था। लड़ते हुए शिखा का मास्क नीचे गिर गया, पर उसका चेहरा दूसरी तरफ होने की वजह से शिवम को उसके काले लंबे घने बाल ही दिख रहे थे, जिससे शिवम की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसे अब शिखा का चेहरा देखने की बेताबी और बढ़ने लगी। शिखा अपने हाथ छाड़कर नस से अपना लेबोरेटरी कोट लेकर पहनने लगी, तभी उस लड़के का मामा जो बाहर गया था वो अंदर आया। अपने आदमियों को नीचे दर्द से कराहता देख वो आग बबूला हो गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, किसकी हिम्मत हुई मेरे आदमियों को मारने की। शिखा पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोली, मैंने मारा है इन्हें, आपके इन आदमियों में दम नहीं है, फालतू में इन्हें पालने में पैसे वेस्ट करते हो। शिखा के मुड़ने से शिवम ने उसका चेहरा देखा, नीली आंखें, गोरा रंग, छोटी सी नाक, बिखरे बाल जिसमें से कुछ लटे उसके चेहरे पर आ रहे थे। शिवम को उसे देख अपनी हार्टबीट फील होने लगी थी। उसका हाथ अपने आप ही अपने दिल वाली जगह पर चला गया। पर शिखा को देख उस आदमी के चेहरे की हवायां ही उड़ गई। वो लड़खड़ाती जुबान से बोला, तुम अभी भी यही हो, तुम तो मुंबई जाने वाली थी न। शिखा मुंबई के नाम से चिढ़कर बोली, अभी यार जाने वाली थी, गई नहीं न, कसम से साला नसीब में ही नहीं है मेरा मुंबई जाना। खैर आप इन्हें उठाओ और लेकर जाओ यहाँ से, इन सालों ने बहुत टाइम वेस्ट किया है मेरा। अपनी बात खत्म कर वो जाने को मुड़ी कि कुछ लोगों को देख जल्दी से वापस मुड़कर बोली, अबे ये तुम लोगों का चाचा का घर है क्या? तुम लोगों के बॉस के ऊपर अगर बॉम्ब गिरेगा तो क्या तुम सब बच्चा लोगे उस बाइकुफ को? शिवम के सारे बॉडीगार्ड आंख फाड़े शिखा को देख रहे थे। जब शिखा ने उन सब से कहा तो वो सब एकदम से अपने होश में आकर बोले, नहीं नहीं, बॉम्ब गिरेगा तो हम कैसे बचा पाएंगे बॉस को, तब तो बॉस बॉम्ब से मर ही जाएंगे। शिवम जो अब तक अपना मुंह खोले शिखा को देख रहा था, वो अपने बॉडीगार्ड से ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें सुन अपना सिर पीट लिया। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इतने समय से इन गधों को अपना बॉडीगार्ड बनाकर रखा है। रोहन ने पहले ही सब बॉडीगार्ड को मैसेज कर अंदर आने का ऑर्डर दे दिया था, पर जब सब अंदर आए तब तक फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जिसे देख सब सदमे में चले गए थे। उनका हेड शिवम के पास आकर बोला, बॉस आप ठीक हो ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? उस बॉडीगार्ड की बात सुन शिखा अपनी आंखें छोटी कर उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ लगाकर बोली, अबे आंख के अंधे, ये लोग तेरे बॉस को मारने आए थे क्या? जो तू इस बेवकूफ इंसान से पूछ रहा है, तुझे क्या ये छोटा बच्चा नजर आता है? वो बॉडीगार्ड अपने गाल पर हाथ रख सहमी नजरों से शिखा को देखने लगा। रोहन ने उसे ऐसा करते देख अपने गाल पर हाथ रख कर बोला, मैं समझ सकता हूँ ये बहुत जोर की मारती हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही खाया है इनके हाथ का थप्पड़। वो बॉडीगार्ड रोहन को लाचारी से एक नज़र देख फिर से शिखा को देखने लगा। शिवम अपने लिए फिर से बेवकूफ सुनकर गुस्से से कहा, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ कहा? तुम्हें मैं शकल से बेवकूफ नजर आता हूँ? तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ? शिखा उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। उसे ऐसा करते देख शिवम पीछे झुकते हुए बोला, क्या क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? शिखा उसके चेहरे को अच्छे से देखते हुए बोली, नहीं, शकल से तो तुम बेवकूफ नजर नहीं आते, बल्कि महा बेवकूफ नजर आते हो, इडियट। शिवम उसकी बात सुन सीधा खड़ा होकर कुछ बोलने को हुआ कि शिखा ने अपना हाथ दिखाते हुए बोली,
हाँ हाँ, अब मुझे मत बताना कि तुम बेवकूफ कैसे बने, मुझे नहीं जानना, मेरे पास और भी कई काम है, फालतू नहीं हूँ तुम्हारी तरह। शिखा अपनी बात खत्म कर ओटी के तरफ चली गई। उसके जाने के 2 सेकंड तक वहां पूरी शांति छाई रही, पर अचानक ही रोहन और वो बॉडीगार्ड हंसने लगे। शिवम ने उन्हें घूर कर देखा तो दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, पर तब तक वहां मौजूद सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। सबकी हंसी सुन शिवम बुरी तरह चिढ़ गया। उसने सबको घूर कर देखा तो सब चुप हो गए। उसने रोहन और उस बॉडीगार्ड को भी घूर कर देखा, फिर गुस्से से अंदर जाकर अपने बेड पर वापस लेट गया। उसके जाते ही सब एक बार फिर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद सारे डॉक्टर और नर्स भी फिर से अपने काम में लग गए। वो परसाई भी वही खड़ी सब कुछ देख रही थी। फिर वो भी वहां से गायब हो गई। वही कोई और भी था जो ये सारी चीजें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा था। हेड सर चेयर से सिर टिका, आंखें बंद किए बोले, शिखा तुम सच में स्पेशल हो। शिवम को चुप कराना किसी के बस में नहीं था, तुम पहली हो। वो एकदम से अपने आंखें खोलकर बोले, मुझे उसकी मदद लेनी चाहिए क्या? करीब 4 घंटे बाद शिखा ओटी से बाहर आई, तब तक सुबह के 3 बजने को थे। शिखा ओटी से बाहर निकल किसी को कुछ बोले बिना वहां से चली गई। उसका असिस्टेंट डॉक्टर उसे जाता देख कुछ सोचकर अपने कैबिन में चला गया। शिखा हॉस्पिटल के ही डॉक्टर क्वार्टर में जाकर सीधे बेड पर गिर गई। बहुत थके होने के कारण उसे तुरंत नींद आ गई। सुबह करीब 8 बजे शिखा एक घर के बाहर खड़ी थी। वो उस घर को देखते हुए बोली, घर तो बहुत मस्त है आंटी, अंकल ने बहुत खर्चा किया था, क्यों है न? उसके बगल में वही औरत खड़ी थी जो कल शिखा से मदद मांगने आई थी। वो औरत अपने पल्लू से अपने आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ ये घर इन्होंने अपनी बचत के सारे पैसे इस घर को बनाने में लगा दिए थे। ये घर हमारा सपना था। मेरा बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं, पर पिछले साल मेरी मौत के बाद उन्होंने घर में पूजा कराई थी। पंडित जी ने जो तावीज उन्हें घर में लगाने को दिए थे, इन्होंने जब से उसे लगाया है मैं घर के अंदर नहीं जा पा रही हूँ। शिखा ने उनसे कुछ नहीं कहा। उसने जब डोर बेल बजाई तो करीब 30 साल की एक औरत ने आकर दरवाजा खोला। शिखा को देख वो औरत एक पल को उसे देखती ही रह गई। शिखा ने ब्लू जीन्स और एक शॉर्ट टॉप पहन रखा था। उसके बाल खुले थे जो अभी थोड़े गिले थे। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, पर फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। और उसके नीली आंखें का तो क्या ही कहना, जो देखे तो बस देखता ही रह जाए। शिखा उन्हें साइड कर घर के अंदर जाती हुई बोली, सिया जी, अपने पति को बुलाए, मुझे आप सबसे बात करनी है। अपनी बात खत्म कर वो सीधे एक कमरे में चली गई। इधर सिया उसे जाता देख जल्दी से अपने पति को बुलाने अपने कमरे में चली गई। शिखा जब उस कमरे में गई तो वहां एक करीब 60 साल के बुजुर्ग आदमी व्हील चेयर पर बैठकर चाय पीते नजर आए। शिखा उन्हें देखकर बोली, अंकल आप चाय पी रहे हो और बाहर आपकी पत्नी आपसे मिलने के लिए रो रही है। न जाने क्यों उस आदमी को शिखा की बात सुन गुस्सा आ गया। वो बोले, क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गई? खबरदार जो मेरी संवर्गवासी रिद्धिमा के बारे में कुछ भी कहा तो। उनकी बात सुन शिखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उनके पास जाकर बोली, आप चलो तो पहले बाहर। वो आदमी कुछ और बोल पाते तब तक शिखा उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर लाने लगी। वो आदमी उससे बहुत कुछ बोल रहे थे, पर शिखा उनकी सारी बातें इग्नोर कर उन्हें बाहर हॉल में ले आई। सिया भी अपने पति सुरेश के साथ वहां आ गई थी। सुरेश अपने पापा को देखकर बोला, पापा आप कहाँ जा रहे हो और ये लड़की कौन है? शिखा उन अंकल को मेन डोर के सामने ला करके बोली, मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ ये जानना जरूरी है। कोई उसकी बात समझ पाता तब तक वो औरत यानी रिद्धिमा अपने पति को देख रोते हुए बोली, बाबू। शिखा उनकी बात सुन अंकल से बोली, आपकी वाइफ आपको बाबू बोल रही है। फिर खुद की ही बात को दोहराते हुए बोली, बाबू, आप अपने पति को बाबू बोलती थी? वाह, सो रोमांटिक। अंकल आंटी ठीक दरवाजे के पास ही खड़ी है। सुरेश उसकी बात सुन गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं बोलती थी। बोलती थी मेरी रिद्धिमा मुझे हमेशा बाबू कहा करती थी। उन्होंने अपने नम आंखों से दरवाजे के तरफ देखते हुए बोले। सुरेश बोला,
पर मैंने तो कभी नहीं सुना था माँ को आपको इस नाम से बुलाते हुए। वो तुम लोगों के तो क्या किसी के भी सामने मुझे बाबू नहीं बोलती थी, वो बहुत शर्मीली थी, हमेशा अकेले में ही मुझे इस नाम से पुकारा करती थी। सुरेश और सिया हैरान हो गए थे उनके मुंह से ये बात सुनकर। रिद्धिमा ने और भी कई बातें बताई जो शिखा उन सबको बताने लगी, जिससे सबको यकीन हो गया कि शिखा झूठ नहीं बोल रही है। रिद्धिमा की बोली बात शिखा सबको बताती थी, क्योंकि उनकी बात शिखा के अलावा और कोई भी नहीं सुन सकता था। शिखा रिद्धिमा को देखते हुए बोली, आंटी जाने से पहले मेरे पैसे दिलवा दीजिएगा, उसके बाद ही आप जाएगा, मुझे बाद में कोई लोचा नहीं चाहिए। हाँ, रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने सुरेश से छिपाकर 20,000 गदे के नीचे रखे हैं, बोलो कि वो तुम्हें दे दे। शिखा ने जब सिया से कहा तो सिया हैरानी से बोली, माँ को पता है इस बारे में, पर वो तो घर में नहीं आ सकती हैं, तो फिर। शिखा बोली, उन्होंने बगल वाले घर के खिड़की से तुम्हें देखा था, अब जाइए जल्दी लेकर आइए। सिया बिना देरी किए तेजी से अपने कमरे में गई और वो पैसे लाकर शिखा के हाथों में दे दिया। शिखा वो पैसे वही गिनने लगी तो सिया बोली, 20 है पूरे, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। शिखा बोली, मुझे बाद में कोई लोचा बिल्कुल पसंद नहीं है, बस इसलिए गिन रही हूँ। रिद्धिमा उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, मेरी तिजोरी की चाबी राजू के गुल्लक में है, अब से वो सारी चीजें तुम्हारी हुई। सिया शिखा ने ये बात कही तो सब हैरान हो गए, उन सब ने कितना ढूंढा था पूरे घर में, पर उन्हें चाबी कहीं नहीं मिली थी। रिद्धिमा ने एक आखिरी बार अपने पूरे परिवार को देखा, फिर एक हल्की सफेद रोशनी के साथ गायब हो गई, पर उनके पति की आंखें अब भी वही टिकी थी। शिखा सबको बाय बोल वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। इधर हॉस्पिटल में शिखा के ही उम्र का एक लड़का आकर नर्स से बोला, मेरी शिकू कहाँ है आंटी? शिवम अपने बेड पर गुस्से से बैठा हुआ था, उसके बगल में रोहन और वो बॉडीगार्ड अपना सिर नीचे झुकाए खड़े थे। शिवम गुस्से से बोला, अगर वो उन्हीं का एड्रेस था तो वो वहाँ क्यों नहीं थे? क्या तुम लोग एक आदमी को ढूंढ भी नहीं सकते हो? रोहन बोला, सर मैंने और अवध ने सही पता ढूंढा था, पर पता नहीं वो वहां से गायब कैसे हो गए। शिवम उसे घूरते हुए बोला, तो क्या हमारे जाने से पहले उन्हें धरती निगल गई या आसमान खा गया? दोनों उसका गुस्सा देख चुप हो गए। तभी सबने सुना कि शिखा की उम्र का ही एक लड़का एक नर्स से बोला, आंटी शिखू कहाँ है? वो नर्स बोली, शिखा मैडम तो सुबह सुबह ही बाहर गई है, पर वो बोल कर गई है कि वो टाइम पर आ जाएगी। शिवम शिखा के लिए शिखू सुन उस लड़के को घूरने लगा। उस लड़के की हाइट यही कोई 5 फुट 8 इंच होगी। उसके चेहरे पर उसकी प्यारी स्माइल बहुत चच रही थी। वो एक बहुत ही क्यूट और डेसिंग लड़का था। शिवम उसे इस तरह घूर रहा था मानो अब उसे कच्चा चबा जाएगा। नर्स की बात सुन एक मेल डॉक्टर उनके पास जाकर बोला, शिखा मैडम सुबह ही चली गई, पर वो तो आज सुबह 3 बजे एक ऑपरेशन करके फ्री हुई थी और कल सुबह भी उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, तो वो आराम कब करती हैं? आई मीन। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, शिखू अपने काम से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो 24 घंटे काम करते रहती हैं। शिवम को शिखा की तारीफ सुन बहुत अच्छा लग रहा था, पर वही उसकी स्माइल देख रोहन और अवध को यकीन नहीं हो रहा था। दोनों अपने मन में बोले, क्या सच में हमारे खड़ूस बॉस स्माइल कर रहे हैं या हम ही खुली आंखों से सपना देख रहे हैं? रोहन धीरे से अवध के कान में बोला, स्माइल कर तो रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? कहीं उनके नहीं मिलने से ये पागल वागल तो नहीं हो गए? दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों से ही शिवम से उसकी स्माइल का रीजन पूछने को कहने लगे, पर दोनों में से इतनी हिम्मत किसी को नहीं थी कि वो शिवम से एक भी सवाल कर सकें। तू यहाँ क्या कर रहा है आरुष? शिखा उनके पास जाकर बोली। आरुष शिखा की आवाज सुन जल्दी से उसके गले लगकर बोला, शिखू मैं तेरे से ही मिलने आया था, तेरे लिए एक गुड न्यूज लाया हूँ। आरुष के गले लगने से शिवम के तन बदन में आग लग गई। वो जल्दी से बोला, मिस शिखा मेरी पट्टी चेंज कर दीजिए, मुझे जाना है। आवाज सुन शिखा उसकी तरफ पलटी। इस वक्त शिखा के चेहरे पर मास्क नहीं था और न ही उसने अपना हॉस्पिटल कोट पहना था। जीन्स टॉप और खुले बालों में वो सीधा शिवम के दिल पर वार कर रही थी। शिखा उसे घूरते हुए बोली,
तुम अभी तक गए नहीं, कल तो जल्दी जाना है बोल बोल कर मेरा दिमाग खा रहे थे, कहीं बिल देने वाले पैसे घर तो नहीं भूल आए हो। शिवम की आंखें उसकी बात सुन छोटी हो गई। शिखा उसका मजाक सबके सामने कैसे बना सकती थी? क्या इस लड़की को सच में उसके बारे में कुछ नहीं पता है क्या? वही सब शिखा की बात सुन अपना मुंह छुपाकर हंस रहे थे। शिवम मुंह बनाकर बोला, चला जाऊंगा मैं, पहले मेरी पट्टी तो बदलो। शिखा नस से बोली, आप इसकी पट्टी चेंज कर दीजिए। वो आरुष का हाथ पकड़कर जाने लगी तो शिवम फिर बोला, नहीं मेरी पट्टी तुम ही चेंज करो। शिखा ने आरुष से कहा, 1 मिनट रुक जा, पहले मैं इस बेवकूफ इंसान को देख लूं। उसकी बात सुन रोहन और अवध को लगा कि आज उनके सर की तो बैंड बजने वाली है। शिवम को भी लगा कि कहीं शिखा को उसकी बात पर गुस्सा तो नहीं आ गया, पर शिखा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उसके पास जाकर आराम से उसकी पट्टी बदलने लगी। आरुष वहां खड़ा सब देख रहा था और शिवम उसे घूर रहा था। आरुष बोला, मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में बात कर ली है, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तू कहे तो मैं पापा से बात करूं, वो इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। शिखा बोली, नहीं रहने दे, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, तू ये बता वो लोग कैसे हैं? आरुष हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी तक उनके बॉडी में दर्द है। अपनी बात खत्म वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। शिखा ने बस हल्की स्माइल की, वही शिवम शिखा की स्माइल देखने में खो गया। शिखा ने फील किया कि शिवम उसे ही एक टक घूरे जा रहा है। वो शरारती मुस्कान लिए शिवम के चोट पर हल्का प्रेस किया, जिससे शिवम की आह निकल गई। शिखा सीरियस होकर बोली, अपनी नजरों को काबू में रखो तो बेहतर होगा, अगर मैं काबू करूंगी तो बहुत दर्द होगा तुम्हें। शिवम कुछ बोलता तब तक रवि और वो लड़की आकर बोली, मैडम। शिखा ने पीछे पलट उन्हें देखी तो रवि ने आगे कहा, थैंक यू वेरी मच मैम, कल हमें उन लोगों से बचाने के लिए। शिखा उनकी बात पर हल्की मुस्कुराए। आरुष जल्दी से आगे आकर बोला, मुझे भी थैंक यू बोलो, तुम लोगों ने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं यहाँ के विधायक का बेटा हूँ, मैंने ही इस मामले को पूरी तरह से सॉल्व किया है, अब वो किसी लड़की को परेशान नहीं करेगा। दोनों ने उसे भी थैंक कहा, फिर थोड़ी बात कर वो दोनों चले गए। शिखा ने शिवम की पट्टी चेंज कर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले आई। अचानक ऐसा करने से शिवम घबरा गया। वो पीछे झुकते हुए उसने अपने मन में कहा, ये लड़की को अचानक हो क्या गया, मेरे इतने करीब क्यों आ रही है? शिखा उसकी आंखों को देखते हुए अट्रैक्टिव वॉइस में बोली, तुम बहुत हॉट और सेक्सी हो, पर उससे ज्यादा तुम बेवकूफ हो। अब निकलो यहाँ से, वरना कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दूँ। उसे इस तरह बोलता देख आरुष अपना चेहरा छिपाए हंसने लगा, पर रोहन और अवध की आंखें फटकर बाहर आने को हो गई। शिवम हैरान होकर शिखा को जाते देख रहा था। अवध अपना मुंह खोले उसे जाता देख बोला, लगता मैडम के अंदर भूत प्रेत ने वास कर लिया है। रोहन भी बोला, हाँ मुझे भी लगता है कि किसी फीमेल भूत ने मैडम को अपने वश में कर लिया है। शिवम भी खोया सा बोला, तुम दोनों को लगता है, मुझे तो यकीन है इसके अंदर एक नहीं बहुत सारे भूत समाये हुए हैं। वही एक तरफ वो परछाई भी खड़ी उन सब की बातें सुन रही थी। वो हल्की स्माइल लिए वहां से गायब हो गया। शिखा आरुष के साथ हेड सर के केबिन में जा रही थी। आरुष हंसते हुए बोला, शिखू तूने उससे ऐसे बात क्यों की, बेचारे की शक्ल देखने लायक हो गई थी। शिखा भी मुस्कुराते हुए बोली, हेड सर ने कहा था उसे जल्दी से गेट आउट करूं इस हॉस्पिटल से, इसलिए मैंने ऐसा कहा, क्योंकि मुझे पता चला है कि उसे किसी लड़की का करीब आना अच्छा नहीं लगता। दोनों बातें करते हुए हेड सर के केबिन में बिना नॉक किए ही चले गए। हेड सर कोई फाइल पढ़ रहे थे। उन्हें अंदर आया देख वो बोले, तुम लोग कभी नॉक करके नहीं आ सकते हो ना, मैंने फालतू में ही दरवाज़ा लगाया है। शिखा चेयर पर मस्त बैठकर बोली, तो इतना सोचना क्यों है, हटवा दो इस दरवाजे को, बार बार खोलने बंद करने में मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। हेड सर मुंह बनाकर बोले, हाँ तो अब मैं तुम्हारे लिए इस दरवाजे को हटवा दूँ न? शिखा और आरुष उन्हें घूरते हुए एक साथ बोले, क्या हो गया आपको, इतनी छोटी सी बात पर अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो, क्या हो गया है? आरुष बोला, कहीं आपकी एक्स तो आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रही है? शिखा बोली, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है? हेड सर दोनों की बातें सुन खुद को शांत कर बोले,
तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं आती है न? मैं तुम दोनों के बाप के उम्र का हूँ और तुम लोग मुझसे ऐसी वैसी बातें किया करते हो। आरुष सीरियस होकर बोला, ओ अंकल, जिंदा रहना है या नहीं आपको? अगर पापा को पता चल गया न कि आप खुद को मेरे पापा बोल रहे हो तो उत्तराखंड में तो छोड़ो, पूरे पृथ्वी में कहीं नहीं दिखोगे आप। और मेरी माँ की चॉइस आप तो नहीं ही हो सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकत, शिखा ने कहा। दोनों एक दूसरे को हाई फाई कर हंसने लगे। हेड सर अपना सिर पकड़कर बोले, तुम दोनों बेशर्म बच्चे कुछ भी बोलते हो। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ शिवम को भेजा या नहीं तुमने? शिखा उन्हें फिर से घूरते हुए बोली, आपको प्रॉब्लम क्या है उस बेवकूफ इंसान से? क्यों उसे यहाँ से भेजना चाहते हो? बहुत अमीर है वो, हम उससे बहुत सारे पैसे ऐड सकते हैं। आप तो उसे जल्द से जल्द भेजना चाह रहे हो। कितना नुकसान करा रहे हो आप हमारा। हेड सर बोले, कोई जरूरत नहीं है उससे पैसे ऐडने की, अब जाओ और जाकर अपना काम करो। शिखा और आरुष कुछ बोलने को हुए कि हेड सर दोनों को डांटते हुए बोले, निकलो जल्दी से बाहर। दोनों उनका डरवाना रूप देख जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गए। बाहर आने पर आरुष बोला, ये इन्हें हो क्या गया है आज, बदले बदले से लग रहे हैं। शिखा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो पीछे मुड़कर बोली, क्या प्रॉब्लम है? कभी शकल भी तो दिखाओ अपनी, हर जगह पीछा क्यों कर रहे हो? भूतों से मैं अपने केबिन में मिला करती हूँ, आप जो कोई भी हो जाओ मेरे केबिन में, मैं आती हूँ। और अब शिखा बोलते बोलते अचानक ही रुक गई तो आरुष बोला, क्या हुआ, वो भूत चला गया क्या? शिखा ने न मैं अपना सिर हिलाया। आरुष डर से शिखा के पीछे छिपते हुए बोला, तो फिर क्या हुआ? कहीं जैसा फिल्मों में दिखाते हैं भूत सब अचानक ही तेज चलकर एकदम से पास आ जाते हैं, कहीं इस भूत ने भी ऐसा ही तो नहीं किया न? शिखा की बात सुन वो परछाई रोशनी में आ गई थी जिससे शिखा उसे अच्छे से देख पा रही थी। शिखा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो एकटक सामने देख रही थी। आरुष उसे हिलाते हुए बोला, तो फिर क्या हुआ, बोलो न? एकदम से तू चुप क्यों हो गई? देख ऐसे मुझे डरा मत यार, मेरा बेचारा छोटा सा दिल कहीं डर से बाहर ही न आ जाए। शिखा सामने देखते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा यार, क्या बोलूं मैं? वो एकदम से अपनी पलकें झपकाते हुए उस परछाई के पास जाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वाह क्या बात है, इतने मस्त भूत भी हुआ करते हैं क्या? माँ कसम आज तक मैंने कभी इतना हैंडसम भूत देखा ही नहीं था। आप थे कहाँ अब तक? क्या हीरो वाली बॉडी है आपकी। माय गॉड, आज के जमाने में सारे लड़के तो चिरकुट हो गए हैं, कोई भी आप जैसा 10% भी नहीं दिखता है यार। नाम क्या है आपका? गर्लफ्रेंड है आपकी? शिखा की बातें सुन उस परछाई के चेहरे पर कातिलीना स्माइल आ गई। पूरे वाइट कलर की कोट पेंट, वाइट कलर की ही जूते, करीब 40 साल के आसपास की उम्र में भी उनके चेहरे पर नूर किसी 25 साल के लड़के की तरह था। वो परछाई सच में बहुत हैंडसम और चार्मिंग था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा ही काली और गहरी थी। शिखा की नजरें जब उसकी आंखों पर गई तो उस परछाई ने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। शिखा ने उसके ऐसा करने पर कहा, क्या हुआ अंकल, आंखें क्यों नहीं मिला रहे आप मुझसे? उस परछाई ने कहा, मुझे बात करनी है तुमसे, क्या तुम अभी फ्री हो? शिखा ने कहा, हाँ मैं तो अभी बिल्कुल फ्री हूँ, बोलिए क्या बोलना है आपको? वो परछाई कुछ बोल पाता उससे पहले एक नज ने शिखा को आवाज लगाई। शिखा ने उस नज से आती हूँ बोल उस परछाई से कहा, आप मेरे केबिन में वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ओके? शिखा और आरुष उस नस के साथ चले गए। वो परछाई उनके जाने के बाद एक बार हेड सर की केबिन को देख वहां से गायब हो गया। शिखा अपने सारे पेशेंट का राउंड अप कर रही थी। शिवम भी वही एक बेड पर लेटा शिखा को देख रहा था। शिखा सारे पेशेंट से मुस्कुराते हुए बातें कर उनका चेकअप कर रही थी। शिवम उसे इस तरह सबसे बात करता देख अपने मन में बोला, इस लड़की के कितने शेड है, पल भर में बदल जाती है ये। शिखा को अपनी तरफ आता देख शिवम के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई जिसे उसने उसे जल्दी छिपा दिया। पर शिखा ने शिवम को पूरी तरह इग्नोर कर आगे बढ़ गई। उसी वक्त रोहन भी वहां आ गया। शिवम रोहन से शिखा को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में बोला, मैं भी एक पेशेंट हूं, पर लगता है इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को उद्धरण चिन्ह आप प्लीज थोड़ा धीरे बोले, और पेशेंट आराम कर रहे हैं। एक नर्स ने शिवम को बीच में ही टोकते हुए कहा।
आरुष उससे थोड़ी दूरी पर ही खड़ा पानी पीते हुए सब सुन रहा था। नस के कहते ही आरुष के मुंह में भरा पानी फवारा बन रोहन के ऊपर बरसात बन बरस गया। आरुष जोर जोर से खांसने लगा। शिखा उसकी आवाज सुन जल्दी से उसके पास आई और उसके पीठ को शहरने लगी। रोहन अपना रुमाल निकालकर आरुष को घूरते हुए अपने चेहरे पर पड़ा पानी पोंछने लगा। आरुष रोहन से सॉरी बोल जल्दी से वहां से बाहर भाग गया। थोड़ी देर बाद शिवम हॉस्पिटल के बाहर साइड में अपने फोन से बात कर रहा था। ऑन द कॉल, बेटा कब आ रहे हो तुम? किसी औरत ने कहा तो शिवम बोला, कल सुबह तक आपके पास होगा बड़ी माँ। उस औरत ने कहा, हम वेट कर रहे हैं बेटा, जब आप आओगे हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। बड़ी माँ, हम कल आपके नज़रों के सामने होंगे। अच्छा अब मैं फ़ोन रखता हूँ। शिवम ने अपनी बात बोल कॉल कट कर दिया। वही वो औरत सोफे पर बैठी बात कर रही थी। जब उसने कॉल कट किया तो उसके पीछे खड़ी एक दूसरी औरत ने उससे कुछ पूछना चाहा पर पूछने की हिम्मत उसके पास नहीं थी, इसलिए वो चुप खड़ी ही रही। सोफे पर बैठी औरत खड़ी हो जाने लगी पर सीढ़ियों के पास रुककर उसने उन्हें बिना देखे कहा, शिवम कल आ रहा है, तैयारियां करो। उसने बस ये एक लाइन बहुत घमंड से कहा था। अपनी बात खत्म कर वो ऊपर चली गई। वही इस दूसरी औरत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उस औरत की आंखें खुशी के आंसू से नम हो गए। शिवम और शिखा दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच एक पेपर था। वो पेपर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का था, जिस पर ऐसे डॉक्टर शिखा को साइन करना था। शिखा ने पेपर पढ़े नहीं और उस पर साइन कर दिया। शिवम ने उस पेपर को रोहन को दे दिया। शिखा पेन का ढक्कन लगाते हुए बोली, सो मिस्टर चिरकुट, उम्मीद करती हूँ कि अब आप दोबारा इस छोटे से हॉस्पिटल में नहीं आओगे। आई मीन आप इतने बड़े बिजनेसमैन होकर इस छोटे से हॉस्पिटल में इलाज करवाने आओ, अच्छा नहीं लगता है न? शिवम चिकरते हुए बोला, चिरकुट, व्हाट डू यू मीन बाय चिरकुट? शिखा उसे ऊपर से नीचे तक अजीब तरह से देखते हुए बोली, चिरकुट नोटे चिरकुट ओके। रोहन को उनकी बात सुन बहुत हंसी आ रही थी, पर उसे अपनी नौकरी के साथ अपनी जान भी बहुत प्यारी थी, इसलिए वो अपना मुंह छिपाकर हंस रहा था। शिखा जाने को हुई तो शिवम ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। शिवम ने उसके एक हाथ को उसके पीठ से लगा रखा था। शिखा उसके कंधे तक ही आ रही थी। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो, समझी न तुम? शिखा ने आसपास देखा तो कुछ नर्स और पेशेंट उन्हें ही देख रहे थे। शिखा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने दूसरे हाथ की उंगली से उसके चेहरे पर घुमाते हुए बोली, ओह गॉड, तुम गुस्से में तो और भी ज्यादा हॉट लगते हो। फिर उसके सीने पर हाथ घुमाते हुए बोली, क्या चीज हो तुम? भगवान ने भी क्या दिलकश चीज बनाई है, दिल करता है बस इसमें ही डूबी रहूं। शिवम ने उसे झट से छोड़ उससे 4 कदम पीछे हट गया। शिवम को अब शिखा पूरी तरह पागल लग रही थी, जो पल पल में अपना रूप बदल रही थी। शिवम उसे मिले जुले भाव से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उससे क्या ही बोले। बेचारा शिवम आज तक कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसा था। शिखा उसे ऊपर से नीचे तक लस्ट भरी नजरों से देखते हुए सिटी बजाते हुए चली गई और शिवम बस भूत बने उसे जाता देखता रह गया। रोहन की रिंगटोन सुन शिवम अपने सेंस में आया। रोहन ने कॉल पिक कर थोड़ी देर में कॉल कट कर वो शिवम से बोला, सर और 6 महीने इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सिवाय एक के। शिवम की नसें तंग गई, उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। रोहन उसे इस तरह देख डर गया था। शिवम बोला, उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ, मैं खुद उससे बात करूंगा। रोहन ने ओके कहा तो शिवम और रोहन वहां से चले गए। वो परछाई भी वहां खड़ा दोनों की बातें सुन तिरछा मुस्कुराया, फिर वहां से गायब हो गया। शिखा जब अपने कैबिन में आई तो अपना हॉस्पिटल कोट उतार आंखें बंद किए वो आराम से चेयर पर बैठ गई। आपने ऐसा क्यों किया, चाहते क्या हो आप मुझसे? शिखा ने आंखें खोल अपने सामने खड़े उस परछाई से कहा। वो परछाई बोला, तुम्हें पैसे चाहिए न? मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरत से भी कई ज्यादा दे सकता हूँ, इतना कि तुम जिंदगी भर बैठकर खा सकती हो, बस तुम मेरा काम कर दो। शिखा उसे देखते हुए बोली, सारी बातें बाद में, पहले ये बताओ वो कोर्ट मैरिज के पेपर थे न, आपने मेरी शादी उस बेवकूफ इंसान से क्यों करा दी?